ट्रेन की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठी हुई रिया सोच रही थी कि मम्मी पापा की लाडली बेटी और प्रिया दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है। ये सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। कितना समझाया था प्रिया दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। पर दीदी जितना उसे समझाने की कोशिश करती उतनी ही मजबूती से बिंदास रिया 2 कदम और अनीश की ओर बढ़ा देती। प्रिया दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। डर, शक और घबराहट के बीच हिचकोले लेता रिया का मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल देता। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया मन अब जाने क्यों एक अनजाने डर से घिर गया था। सुबह आंख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएंगी। क्या पता रात को ही सब जान गए हों। उसे बार बार प्रिया दीदी की बातें याद आ रही थीं। रिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य के साथ मत खेल। दीदी, अनीश बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अनीश के साथ के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं कर जाऊंगी। रिया की बात सुनकर प्रिया दीदी का मन कांप उठा। उन्होंने फिर समझाना चाहा, देख रिया, तू ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। अनीश अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी समय है, संभल जा। दीदी, अब तो अनीश ही मेरी जिंदगी है। मैंने उसे दिल से चाहा है, वो जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। रिया की ये फिल्मी डायलॉग सुनकर प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर। अनीश को सबसे मिलवा तो सही। पर एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों रिया पापा से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस वक्त अनीश ने उसे घर से भागकर शादी करने का रास्ता सुझाया, जो उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अनीश के केयरिंग स्वभाव पर वो उस दिन और ज्यादा फिदा हो गई। जब प्रिया दीदी के जोर डालने पर उसने अनीश को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावुक होकर रिया को अपने गले लगा लिया और बोला कि वो अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते अनीश के साथ वो आ गई। घर छोड़कर आते समय रिया का आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। रास्ते में अनीश ने बताया कि वो लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर रुकेंगे और 7 महीने बाद रिया के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते भर वो रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से कोई संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में कानून बेहद सख्त है। अगर वो दोनों पकड़े गए तो उन दोनों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। विचारों में डूबती उतराती रिया कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा ट्रेन रुकी हुई थी और अनीश अपनी सीट पर नहीं था। अनीश को वहां न पाकर बिंदास और मजबूत इरादों वाली रिया का घबराहट के मारे हलक सूखने लगा। उसकी आंखें भर आईं, माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वो अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खंगाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही हैं? एक आवाज ने उसे चौंका दिया। सामने देखा तो एक लड़की बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा क्या? रिया ने पूछा तो वो बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वो तुम्हारा भाई है क्या? उसका ये प्रश्न रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी उस लड़की ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वो ले गया है। कातर नजर से इधर उधर देखती रिया को उस लड़की ने बताया कि वो दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। रिया ये सुनकर शर्म से गड़ गई। उसे अनीश पर बहुत गुस्सा आया। आप प्लीज मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये कहकर रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज पर उसके पांव वहीं ठिठक गए। वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ा अनीश मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। बस ऐसी ही बेवकूफ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल मैंने ले लिया है, 15-20 हजार का तो होगा ही। ये डर भी था कि कहीं वो अपने घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी मैंने उससे पूछा तो नहीं है,
पर घर से कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके ये शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतजाम रखना। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ वहां तक छोड़ने की है, आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस बातचीत को सुनकर रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पैरों में जैसी जान ही नहीं थी। वो गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वो कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसे थोड़ा होश आया तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी लड़की का जाना पहचाना चेहरा दिखा। तुम ठीक तो हो ना? उस लड़की ने जैसे ही पूछा, रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस लड़की ने अपने साथ आए शख्स को थोड़ा दूर भेज दिया और बोली, क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस लड़की की बात सुनकर रिया फूट फूट कर रो पड़ी। देखो, वो लड़का ठीक नहीं है, ये शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भागकर आए हो। रिया ने हैरानी और शक भरी नजरों से उसे देखा तो वो बोली, मेरा नाम अनन्या है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। रिया को उस लड़की की बातों में सच्चाई लगी। वैसे भी अनीश का जो डरावना रूप वो अभी अभी देख कर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन कांटों में तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अनन्या की बातों का असर रिया पर पड़ा। कुछ ही देर में वो संभल गई। रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे। उसने अधिकार से कहा तो रिया ने अपने पापा का नंबर बता दिया। वो लड़की बात करने के लिए थोड़ी दूरी पर चली गई। तब तक रिया हालातों का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वो अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है ये ध्यान से सुनो। वो रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ आए शख्स से बोली, मैडम के साथ जो लड़का आया है उसे बताओ कि ये उसे बुला रही है। और हाँ अर्जुन, कुछ देर तुम थोड़ा दूर ही रहना। कुछ देर बाद ही अनीश आ गया तो रिया उससे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे अनीश? तुम्हें यहाँ ना पाकर मैं कितना डर गई थी, मालूम है तुम्हें? अनीश उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भले कहाँ जाऊंगा। रिया ने अनीश की आंखों में झांका। उसे कुछ देर पहले जिस अनीश की आंखों में प्यार का समुंदर नजर आ रहा था, अब उन आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वो अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सावधानी से अनीश इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से रिया ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? भौचक्का सा वो बोला तो रिया ने कहा, जानते हो, पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वो भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। रिया के इस खुलासे से अनीश का तो रंग ही उड़ गया। वो अचानक बिफर पड़ा, बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था ना कि कहीं फोन मत करना। तभी मानो अनीश को कुछ याद आया। न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, पर तुम्हारा मोबाइल तो? मैं जानती हूँ वो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि अनीश कुछ और पूछता, रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरी ताकत से लहराया और अनीश के गाल पर तेज आवाज के साथ झन्नाटेदार चांटा पड़ा। गुस्से और अपमान से रिया का शरीर कांप रहा था। अचानक ये सब हुआ देखकर अनीश तो हक्का बक्का था। उसका सारा खून जैसे निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। उतनी देर में टीटी भी आ गया। उसने पूछा, क्या माजरा है? तो बड़े इत्मीनान से वो लड़की उठकर आई और बोली, ये लड़की मेरी रिश्तेदार है और ये लड़का हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है, आप पुलिस बुलाइए। ये सुनकर अनीश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। देखिए मैडम, ये फर्स्ट क्लास डब्बा है, आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। टीटीई के बोलने पर अर्जुन बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने अनीश की जेबें खंगालते हुए रिया का मोबाइल निकाल लिया।
मोबाइल की होम स्क्रीन पर रिया की अपने परिवार के साथ फोटो लगी थी, जो इस बात की गवाह थी कि वो मोबाइल रिया का है। ये सब देखकर अनीस सकते में था। पासा यूं पलट जाएगा, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तुरंत फुरत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस लड़की ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसीपी अनन्या। पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया तो टीटी सहित रिया भी अचंभे में पड़ गई। टीटी हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की? एसीपी अनन्या ने अर्जुन से कहा। इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इस लड़के के साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। और हाँ, ज़रा इसे समझाना और खुद भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में ना आए। हंगामे के बीच अनीश को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। रिया अपमान और शर्मिंदगी से भरी देर तक रोती रही। तभी अनन्या ने हमदर्दी भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वो अनन्या के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर अनन्या हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम्हें, ये तो मेरा काम है। ये तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जान तो उसकी बचनी ही थी। आईपीएस ऑफिसर के रूप में ये मेरा पहला केस है। तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया है। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम घर से भाग कर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तो तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थी, किसी और का तुम्हें होश ही कहाँ था। हाँ, पर वो लड़का ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि वो लड़का ठीक नहीं है। जब मैंने उसे चुपके से तुम्हारे पर्स से मोबाइल निकालते और पैसे चेक करते देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब वो बाहर गया तो मैंने अर्जुन से बात कर उस पर नज़र रखने को कहा। इसीलिए जब तुम वॉशरूम गई तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आई थी। मुझे पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। ज़रा सोचो, अगर वो अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो क्या होता। तुम ठीक समय पर संभल गईं, वरना उस दलदल में फंसने के बाद जिंदगी दूभर हो जाती। रिया सब सोचकर एक बारगी फिर से सिहर उठी। मैं अब घर जाकर सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? कुछ खोई हुई सी वो बोली। देखो रिया, सवाल ये नहीं है कि तुम सबसे नजरें कैसे मिलाओगी, ये सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नजरें मिलाओगी, जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया। खुद से नजरें मिलाने के लिए तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से खुद को और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार के सदस्यों को ये खुशी दो, जिससे तुम्हारा ये सफ़र न तुम्हें और न कभी तुम्हारे परिवार को याद आए। अनन्या की बातों का असर रिया की चुप्पी में दिखा। मन ही मन वो आत्ममंथन करती रही। मानसिक रूप से थकी रिया कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। किसी के स्नेह भरे स्पर्श से उसकी आंखें खुली। सामने अपने पापा को देखकर वो छोटी बच्ची की तरह उनसे गले लगकर रोने लगी। साथ आई प्रिया भी रो रही थी। आपका ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? रोंदे गले से रिया के पापा अनन्या से बोले, पापा, आप मुझे कभी माफ कर पाएंगे क्या? उन दोनों की बात सुनकर अनन्या ने रिया के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इसकी ऊंची उड़ान को पंख देंगे। इस सफ़र को भूलते हुए आगे की ज़िंदगी में इसका हमेशा साथ देंगे, न कि इस डरावने सफ़र का बार बार जिक्र करके इसकी आगे की ज़िंदगी को दूभर बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि रिया की आज की भूल का जिक्र करके हम इसके मनोबल को नहीं गिरने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी रिया से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से आपकी बेटी आपका सिर कभी नहीं झुकने देगी। मैं भी अनन्या दीदी जैसी बनकर दिखाऊंगी। अनन्या के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित रिया अपने पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली तो पापा और प्रिया ने उसे प्यार से थाम लिया। अनन्या समझ गई कि अब सही मायने में
रिया भंवर से बाहर निकल चुकी है। अब उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी।